सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 25 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अभी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स की सूची में जापान की 22 साल की टेनिस प्लेयर हैं ये नाओमी ओसाका, और ये अभी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने 4 बार की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी जो यूएसए की टेनिस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, नाओमी ओसाका हैं, जापान की हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रॉन को लॉन्च किया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जापान ने। तो अभी जापान ने अपनी नई स्पेस डिफेंस यूनिट लॉन्च की है जिसका नाम है स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रॉन। तो इसका काम क्या होगा? तो जापान के द्वारा जो भी उपग्रह, जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, उन सभी उपग्रहों की, उन सभी सैटेलाइट्स की ये निगरानी करने का काम करेगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार का खतरा न हो। अब बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल इसकी क्या है? टोक्यो है। और इस साल जो आपके टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे वो अब अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि 2021 में होंगे वो। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक के मैस्कॉट शुभंकर आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो है मिराइटोवा और एक है सोमाइती। उसके अलावा जापान की करेंसी येन है, प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। और अभी जापान के नए राजा कौन बने थे? नारूहितो। और नया युग जो शुरू हुआ है उसको क्या कहते हैं? रीवा युग। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और जापान से एक बार प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि सूर्योदय का देश यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जापान आंसर करना। और अभी आपको याद होगा मणिपुर के जो डॉक्टर हैं थंगजाम दबाली सिंह, इनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अभी जनवरी की बात है, जनवरी या फरवरी की, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पे रहा था जापान। और भारत क्या स्थान पे रहा था? 84 नंबर पे रहा था भारत। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारतीय मौसम, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए किस एप्लीकेशन में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उमंग को। अच्छा, यहाँ पे उमंग का मतलब भी है। उमंग मतलब क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये जो उमंग नाम की एप्लीकेशन है इसे 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, ताकि सरकार की जो भी सेवाएं हैं उन सभी को एक ही एप्लीकेशन पर रजिस्टर करा जा सके। तो अब भारतीय मौसम विभाग का जो वेब पोर्टल है उस पर जो भी जानकारी उपलब्ध है उस सभी जानकारी को अब इस एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इस एप्लीकेशन पे आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। भारतीय मौसम विभाग की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही बन जाएगा, इसके डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्रा है, और इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, अभी भारतीय मौसम विज्ञान न्यूज में भी था। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अभी इसने मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान को सूची में शामिल कर लिया था। ये दोनों के दोनों पीओके में आते हैं, मतलब पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अभी हमने इसे मौसम विभाग की सूची में शामिल कर लिया। बाकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन और पोर्टल आपको दिख रहे हैं ये आपने न्यूज में पढ़े होंगे, जैसे कि CMAPP, इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। और ये होप नाम का पोर्टल है, इसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और ये चैंपियन नाम का जो पोर्टल है इसको MSME मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किन सड़क निर्माणों के लिए कोयर जियो टेक्सटाइल को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण सड़क को। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो ग्रामीण सड़क बनती है उनमें कोयर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। तो ये जो कोयर जियो टेक्सटाइल है ये प्राकृतिक रूप से मजबूत होती है, ज्यादा टिकाऊ होती है, और टूट फूट या फिर मोड़ या फिर नमी प्रतिरोधी होती है, और किसी भी सूक्ष्म जीवी यानी कि माइक्रोबियल हमले से मुक्त होती है। कोयर क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। कोयर जो आपका नारियल होता है, नारियल का ऊपर का जो रेशेदार छिलके होता है उसे कहते हैं कोयर। और उससे कई तरह की चीजें बनती है, आपकी मैट बनती है, चटाई हो गई, रस्सियां हो गई। तो उसी का उपयोग करके ये टेक्सटाइल बनाई गई है।
और इसी से ये सड़कें बनाई जाएंगी अब, ग्रामीण सड़कें। अच्छा, ग्रामीण से अभी कुछ याद आया होगा, हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि इंटरनेट यूजर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हैं शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। ये भी हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। बढ़ते आगे। फिर है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत के किस राज्य की पहल खुडोल को कोविड-19 से लड़ने के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर की एक पहल है खुडोल, उसको कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में से यानी कि इनिशिएटिव्स में से एक के रूप में घोषित किया है। खुडोल ये क्या है? ये बेसिकली एक एनजीओ की पहल है जिसे या ऑल भी कहा जाता है। तो ये पहल एलजीबीटी समुदाय के लोगों के लिए दैनिक वेतन भोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन कराने, उनकी स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए शुरू की गई है। और अभी मणिपुर ने, याद रखना, ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए सुरक्षित स्थान भी बनाया है। बाकी मणिपुर की बात करेंगे तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अभी याद रखना, मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिला था। शिरुई लिली महोत्सव आपका मणिपुर में ही मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्जाम में आता है, लोकटक झील, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहां पर है? तो ये आपके मणिपुर में ही है और इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। और याद रखना, इसी झील के ऊपर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसको क्या कहते हैं? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। उसके अलावा मणिपुर का जो फेयेंग गांव है उसको दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में चाइनीज कंपनी है जो टिकटॉक, उसने नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केविन मेयर को। केविन मेयर ये अभी तक डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख थे और अब इन्हें शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ में टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है, अच्छा टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन सी है ये आपको याद होना चाहिए, बाइट डांस। जिस तरह से मैंने आपको बताया गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, अल्फाबेट है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है, 197 कम्युनिकेशन है। उसी तरह से टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है वो भी याद रखो, वो है बाइट डांस। तो इनको, केविन मेयर को टिकटॉक का सीईओ बनाया गया है। साथ में टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसका COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है। बाकी ऑप्शन ए देखिए क्या लिख रहा है, जीन फ्रैंकोइस वॉन बॉक्समेकर, ये कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। वोडाफोन समूह के अध्यक्ष नियुक्त हुए ये। कार्मेन रेनहार्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक की नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। और डैरन टैंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश में बुखार क्लिनिक शुरू किया गया है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होंगे वो सर्दी खांसी के साथ साथ बुखार के मरीजों का परीक्षण करेंगे यानी कि उनकी टेस्टिंग करेंगे, ताकि इनमें से अगर कोई कोरोना वायरस का संदिग्ध नजर आएगा तो उसका तुरंत उपचार किया जा सकेगा। इससे ज्यादा लोगों की स्कैनिंग और जांच हो पाएगी। अच्छा, कल भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश से एक प्रश्न पढ़ा था कि सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। आपको याद होगा शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है। और सबसे कम कहां पर है? सबसे कम है नागालैंड में। तो आपको मैं मैप में दिखा देता हूं। मैप में देखिए ये रहा मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी भोपाल है। और याद रखना भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही है। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो चुके होंगे। अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा जब भी इस तरह के पॉइंट्स आते हैं सारे 1 बाय 1 सारे पॉइंट में आपको रिवाइज कराता हूं, चाहे मुझे कितनी भी बार बोलना पड़े। लेकिन आपके लिए मैं बोलता हूं, एक एक पॉइंट बोलता हूं, क्योंकि एक ही पॉइंट को अगर 10 बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा तो वो आपको याद हो ही जाएगा। फिर आपको उसे कहीं नोट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सुनते सुनते ही उसे याद कर डालोगे। इसीलिए बार बार हर पॉइंट को मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो अगर आपको याद है चीजें तो मेरे साथ साथ बोला करो। मुख्यमंत्री अभी फिर से बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। इसके अलावा आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी। चरण पादुका पहल भी शुरू की गई थी। उसके अलावा संबल योजना भी शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी शुरू की गई थी और दीदी वाहन सेवा भी शुरू हुई थी यहाँ पे। उसके अलावा पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की भी घोषणा हुई थी। उसके अलावा मैंने आपको बताया देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ पे खुलेगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में खुलेगा। और संजीवनी वाहन ये भी
शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू हुआ है। जीवन अमृत योजना की बात कर लें या जीवन शक्ति योजना, ये भी यहीं पे शुरू हुए हैं। और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी बना है मध्य प्रदेश। उसके अलावा रेडियो स्कूल भी शुरू किया गया यहाँ पे। अच्छा, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? तो मध्य प्रदेश ही आंसर होगा। उसके अलावा याद रखना, मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क ये आपके मध्य प्रदेश के देवास में बना है। कुछ नेशनल पार्क्स भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पे। पन्ना नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया या वन विहार नेशनल पार्क हो गया, ये सभी यहाँ पर है। संजय नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ली है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साई इंग वेन ने। टी साइलेंट है यहाँ पे, तसाई इंग वेन नहीं बोलेंगे, साई इंग वेन। तो अभी साई इंग वेन ने 20 मई को ताइवान के दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और इस शपथ समारोह में भारत के 2 सांसदों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग लिया है। क्या नाम है उन 2 सांसदों के? मीनाक्षी लेखी और राजीव कासवान, बीजेपी पार्टी से हैं। बात ताइवान की है तो ये रहा मैप में ताइवान। कैपिटल ताइपे है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। इसके अलावा याद रखना, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला एशियाई देश बना था आपका ताइवान। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 23 मई को। तो हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। तो कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 मई को ये विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई 23 मई की। 24 मई को हम मना रहे हैं राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे। तो ये उन सभी देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। और 24 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 मई को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था, इसीलिए। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अगर याद है तो मेरे साथ बोलना। अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए स्क्रीन पे मैं सारे इंपॉर्टेंट डे शो कर रहा हूं, तो आप उनको देख देख के बोल सकते हो, क्योंकि बोलने से आधी चीजें तो याद हो जाती है। तो 1 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी था। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया। ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। फिर 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया। ये साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे सैटरडे को। तो इस बार याद रख लो, 9 मई को और 10 अक्टूबर को मना रहे हैं। थीम है बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाते हैं। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। फिर 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया। 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस भी हमने मनाया था। तो ये मई की इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज कराए हैं, इनको आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा उपकरणों यानी कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स के आयात मतलब होता है इंपोर्ट, तो आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20%। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हरित ऊर्जा उपकरणों यानी कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स के आयात शुल्क में 20% वृद्धि करने की घोषणा की है। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है कि लोग हमारे यहाँ के जो उपकरण बन रहे हैं देश में ही उनको ही खरीदे, जो विदेशी उपकरण है उनको खरीदना कम कर दें। और ये सब क्यों किया जा रहा है आपको पता है? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। अभी कुछ और डिसीजन लिए गए थे, वो मैंने आपको बताए थे, मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। जैसे कि आपको याद होगा, अभी गृह मंत्रालय ने कहा था कि जो CAPF के जितने भी कैंटीन है उनमें जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स होंगे वही बेचे जाएंगे। और अभी रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि 26 ऐसे सैन्य उपकरण को सेलेक्ट किया गया है जो कि स्वदेशी रूप से विकसित होंगे, उनको सेना के द्वारा खरीदा भी जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो जो भारत है ना, वो अमेरिका और चाइना के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूमर है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है,
अम्फान तूफान से हुई बर्बादी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कितनी राशि देने की घोषणा की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1000 करोड़ रुपए। तो अभी आपको पता है अम्फान नाम का तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी तबाही मचाई है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को तो 1000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है, वहीं उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की। अच्छा देखो, यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो तूफान है अम्फान नाम का, इसको अम्फान नाम किस देश ने दिया है? तो ये आपको याद रखना है, थाईलैंड ने। किसने? थाईलैंड ने। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल इसकी कोलकाता है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। हुगली नदी के किनारे है। इसके अलावा याद रखना, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन इसी नदी के नीचे चलेगी। देखो, कोलकाता में आपका यूको बैंक का हेडक्वार्टर भी है, उसी तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी है, ये भी याद रखना। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। उसके अलावा अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा अभी स्नेहर, पुरोष और प्रोचेष्टा योजनाएं भी शुरू की थी और मातृ स्मृति योजना भी यहीं पे शुरू की गई थी। उसके अलावा आपको याद होगा कृषि मंत्रालय ने 2018-19 के लिए सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष राज्य बताया था, टॉप स्टेट बताया था पश्चिम बंगाल को, और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश आगे था। अच्छा, यहाँ का जो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता जो पोर्ट है, उसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। दो इंपॉर्टेंट में टाइगर रिजर्व हमेशा बताता हूँ, एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर की संख्या है वो 88 से बढ़कर 96 हो गई है। कुछ और नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, जैसे कि गोरुमारा नेशनल पार्क हो गया और न्योरा वेरी नेशनल पार्क हो गया, जल्दापारा नेशनल पार्क हो गया और एक और है सिंगालीला नेशनल पार्क। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है, यानी कि उसकी टेस्टिंग की है, जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूएसए ने। तो अभी अमेरिका ने हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये टेस्टिंग प्रशांत महासागर में एक जंगी जहाज पर किया गया। अच्छा, वैसे यूएसए के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, तो ये रहा मैप में यूएसए, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के हैं। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। इनकी धर्मपत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप और इनके ऊपर अभी एक बुक लिखी गई थी, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखी? मैरी जॉर्डन ने। और कल हमने पढ़ा था अमेरिका से 2-3 प्रश्न, जैसे कि अमेरिका सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। उसके अलावा अमेरिका ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर चुका है और अमेरिका ने 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की है। उसके अलावा याद रखना, अभी विश्व के सबसे बड़े और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी यानी कि शील्ड वॉल्केनो की खोज की गई है अमेरिका में ही, और उसका नाम क्या है? पुहाहोनु। और आपको याद होगा अमेरिका देश चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप लॉन्च किया था इसने। और यूएसए की क्रिकेट टीम के अभी कोच बने थे जे अरुण कुमार। उसके अलावा अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को फंड देने से मना कर दिया, जबकि चाइना ने $30 मिलियन एक्स्ट्रा फंड देने की घोषणा कर दी है। तो ये पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में पूछा गया था कि आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है, तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, 4%। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ, या अगर कोई स्टडी ग्रुप आपका है तो वहां पे प्लीज एक बार इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं,
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।